नमस्कार जी, मेरा नाम है दीपक और आज मेरे साथ हैं आनंद सर। तो हम लोग आनंद सर की लाइफ स्टोरी पे एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उस सीरीज़ का 22nd पार्ट है। तो अब तक हमने सर के शांति निकेतन के अनुभव देखे, ऋषि वैली के अनुभव देखे। तो अब सर मैं आगे पूछना चाहूँगा कि ऋषि वैली से आगे कैसे यात्रा रही? तो ऋषि वैली वैसे तो मेरा एक ही साल में जो सीखना था मैंने सीख लिया था। लेकिन कृष्ण जी की कुछ कैसेट्स थी। उस ज़माने में वो मोटी-मोटी कैसेट्स होती थी। एक वीसीपी होता था, वीडियो कैसेट प्लेयर, उस पे लगा के सुनते थे। उसमें वो इंटरव्यूज़ थे, बहुत सारे डायलॉग्स थे उनके, डेविड बॉम के साथ, रूपर्ट शेल्ड्रिक के साथ। तो मैंने सोचा कि वो सब मैं देख लेता हूँ, तो 1 साल में और रहा वहाँ। और उस साल मैंने वो सब किया, जितना साहित्य मुझे मिला ऑडियो में, वो ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता था। वो हुआ और उनकी डेथ हो गई थी दूसरे साल, मतलब 86 मेरे ख़्याल से फ़रवरी में कृष्ण जी की डेथ हो गई थी। तो उनके डेथ के बाद अब एक ही संत थे, अ, और उनकी भी डेथ हो गई थी और उनसे मुझे कुछ ख़ास मिला नहीं था। उनकी टीचिंग से उस समय अ, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, या तो कि मैं उनकी गहराई समझ सकूं ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल हेल्प चाहिए थी। दूसरी बात, वहाँ स्ट्रेस था। ऋषि वैली में मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड रहता था। उसका एक कारण ये था कि शांति निकेतन में तो मैं एकदम हाई भी था और एकदम फ्री भी था। अब यहाँ न तो वो फ्रीडम था, रोज रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्लास में पढ़ाओ। तो मुझे इंग्लिश ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह तैयार करनी पड़ती थी। इंग्लिश का ही टीचर था और इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी थी नहीं, जितनी होनी चाहिए थी वहाँ के हिसाब से। तो मैं बहुत तैयारी करता था, खासकर प्रोनाउंसिएशन। और मुझे क्लासेस भी दी गई ये 10th और 8th। तो स्कूल 12th तक का था। तो वो सब हुआ और दूसरे साल में छोड़ने से भी पहले से ही मेरा कुछ उद्देश्य फिर गड़बड़ा गया। मैंने कहा अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से तो जाना है, लेकिन कहाँ जाऊँगा कुछ क्लियर नहीं था। तो जब मैं जाने की सोच रहा था तो एक बहुत सीनियर अ मिले मुझे वहाँ के, और कहने लगे कि तू क्यों जा रहा है? यहाँ आने के लिए तो लोग तरसते हैं। मैंने कहा यार मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया कि 2 ही साल में। अब मैंने कहा बहुत कुछ होगा और भी, पर मुझे जो लगा अपने काम का। और कृष्ण जी भी अब तो नहीं आएँगे यहाँ, वो तो चले गए। तो मैंने कहा अब मुझे जाना चाहिए यहाँ से। कुछ और करूँगा, पर क्या करूँगा ये क्लियर नहीं था। दूसरा, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया था इस बीच, क्योंकि जब मैं हरियाणा से चला था शांति निकेतन के लिए, तो मैं बहुत हाई था, बहुत हाई एनर्जी। शांति निकेतन में रहते हुए भी मैं बहुत हाई था। नए-नए प्रकार के एक्सपीरियंसेस और लूसिड ड्रीम्स होने शुरू हो गए थे। ऋषि वैली में मुझे नहीं याद आ रहा कि कोई लूसिड ड्रीम हुआ हो, क्योंकि वहाँ एक तो क्रिटिकल मेरा बहुत बढ़िया, क्रिटिकल एटीट्यूड कि क्या-क्या गड़बड़ है। तो मैं काफ़ी अनपॉपुलर भी हो गया था वहाँ मैनेजमेंट की नज़र में। यार ये नया-नया तो आया और ये तो हर चीज़ के खिलाफ बोलता रहता है। तो ख़ैर, तो मैं वहाँ से चल पड़ा। तो मेरा छोटा भाई गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जर्नलिज़्म कर रहा था। तो मैंने कहा उसको मिल लेता हूँ। मैंने ये देखा नहीं था वो इलाका, श्रीनगर, गढ़वाल में एक जगह है श्रीनगर। तो तब मैं वहाँ आ गया। ये बात है 86 की, मार्च अप्रैल की। तो मेरे भाई ने मुझे इंग्लिश के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से मिलाया। उनसे उसकी दोस्ती हो गई थी और उनकी मेरे से भी दोस्ती हो गई। कहने लगे आनंद तो फिर जाएगा ऋषि वैली में? मैंने कहा ना अब तो नहीं मैं जाऊँगा।
कि फिर तो कहीं मत जा और हम कुछ बर्ड्स पे फ़िल्में बनाएँगे। मैंने कहा बर्ड्स पे? कि हाँ, मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने कुछ फ़ोटोज़, कुछ छोटे-छोटे वीडियोज़, उस समय वीडियो बहुत बढ़िया वाले नहीं थे और बड़ी-बड़ी कैसेट्स में बनते थे वीडियो और कि मैंने कहा, "वो तो ठीक है, मैं रहूँगा कहाँ? और कुछ तो फिर पैसा चाहिए।" "अच्छा, अच्छा" कि यार कि एक कॉन्वेंट स्कूल है यहाँ, मेरी बीवी पढ़ाती है वहाँ और मैं उनको बोल दूँगा, वो चाहें तो तेरा इंटरव्यू ले लेंगे, तो कि तेरी इंग्लिश तो बढ़िया है। मैंने कहा ना वहाँ तो फिर मैं बंद जाऊँगा। अरे कि 2 पीरियड तो पढ़ा सकता है 35-35 मिनट के लगातार। तो मैंने कहा उनकी प्रार्थना में भी नहीं जाऊँगा मैं। 70 मिनट और मैं फिर आ जाऊँगा, कि चल ठीक। उन्होंने वहाँ बात की, उन्होंने इंटरव्यू वग़ैरह लिया, हो गया जी ओके। मैंने कहा मैं प्रेयर में नहीं आ पाऊँगा, मैं बहुत बिज़ी हूँ, कि मत आ। और कि तू एमफ़िल जॉइन कर ले। ये उन्हीं का सजेशन था। मैंने कहा एमफ़िल तो लेक्चरशिप के लिए, वो तो मैं था। अरे कि लेक्चरशिप से मैं खुद ही परेशान हूँ। वो थोड़ी मैं बोल रहा हूँ। लोग बोलेंगे तू कर क्या रहा है? अब तू बोलेगा मैं बर्ड्स पे वो बना रहा हूँ, तो वो तो कन्विंसिंग नहीं होगा। तो इसलिए तू ये कर ले और हॉस्टल में रह ले, वहाँ खर्चा बहुत कम है। तो मैंने एमफ़िल भी जॉइन कर लिया और कि क्लास में मत आ। एमफ़िल जॉइन कर ले, क्लास में मत आ। वो किताबें तू अपने आप समझ जाएगा, बल्कि जो टीचर्स हैं कि उनके लिए भी अच्छा ही रहेगा, तू सवाल पूछेगा तो घबरा जाएँगे। और ऐसा हुआ भी, एक टीचर तो मुझे पहले ही दिन मिले। आनंद की लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। मैंने कहा अच्छा। यार कि मैंने पता किया तेरा इतिहास, मैं तेरा जूनियर हूँ। अच्छा, मैंने कहा जूनियर? कि तूने जब एमए किया ना, मैंने थोड़ा बाद में किया। मैंने कहा ये क्यों आप बता रहे हो, आप तो प्रोफेसर हो। नहीं यार कि तुम मेरी क्लास में मत आना और तो सवाल पूछेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तब ये मैं अकेला। मैंने कहा नहीं, ये किसने डराया आपको? भाई तुम जब आओगे तो कुछ तो पूछोगे ना। अच्छा मैंने कहा और कि तेरा टाइम बचेगा। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हाजिरी? अरे हाजिरी में तो मैं लगा दूँगा। और वैसे तो किसी भी क्लास में, मैंने कहा सैनन सर भी यही बोले थे। तो एक मैडम थी, मैडम 4-5 दिन तक बोलती रही ये आनंद कौन है? कि जी ये भी है एक। कि कहाँ है? इसकी तो शक्ल तो देखी नहीं, बुलाओ उसको। तो अगले दिन सबने बोला वो मैडम जी बुला रही। हाँ, वो सबसे बोरिंग वही थी। अब मैंने कहा इसकी क्लास में तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता, तो कुछ करना पड़ेगा। चला गया मैं, तो वो किताब से पढ़ रही, कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रही, किताब से पढ़ रही। अब उन्हीं के हाथ में होता है रिज़ल्ट, इसलिए 8 स्टूडेंट्स थे और वो सारे डरे रहते थे, कुछ बोलेंगे तो ये रिज़ल्ट ख़राब कर देंगे। तो उसमें उसने बोला कि कोई ऐसा रेफ़रेंस आया कि कांत कोई है, K-A-N-T, कांत यही प्रोनंसिएशन होगा शायद। वो कहते हैं कि पोएट्री इज़ पर्पसलेस, पर्पसलेसनेस ऑफ पोएट्री, ऐसा फ्रेज़ आया था। तो आगे बढ़ गई, सबको बोले आया समझ में? और सब बोले हाँ। मैंने कहा जी 1 मिनट। कि क्या? मैंने कहा ये क्या मतलब इसका? क्यों बोला इसने, कांत ने पर्पसलेसनेस ऑफ पोएट्री? पर्पस नहीं तुम्हें पता कि पोएट्री का कोई पर्पस नहीं है? मैंने कहा ये तो शब्दों का मीनिंग हुआ ना। इस आदमी ने ये बात कहाँ बोली, क्यों बोली, गहरा मीनिंग क्या है? ये तो मेरे को नहीं पता। अच्छा मैंने कहा तो दूसरा पूछता हूँ। एक ही पैराग्राफ पढ़ा था उसने, उसमें मैंने 3 सवाल पूछ दिए, वो एक का जवाब नहीं दे पाई। मैंने कहा मैडम ये है आपका काम, इंग्लिश पढ़ना तो इन सबको आता होगा, आप भी वही कर रही हो। मैंने कहा कल रिसर्च करके आइए, कल मैं और सब आपको सवाल पूछूँगा। एक-एक फ्रेज़ आपको पता होना चाहिए कि व्हाई डिड कांट सेड दिस, वेयर, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इज़ द डीप मीनिंग। अब इंग्लिश तो तब तक मेरी तो उससे तो बढ़िया ही थी, मैं ऋषि वैली वगैरह भी हो आया था। अब वो घबरा गई। तो मैंने कहा मैडम जी मुझे आप मैसेज भेज देना जब-जब बुलाना होगा और आप भी तैयार होके आना उस दिन। कभी नहीं बुलाया उसने और उसने ठान लिया कि उसको मैं फ़ेल करूँगी। फ़ेल करूँगी। तो फाइनली उसने वही किया, एग्ज़ाम में मुझे
फ़ेल कर दिया। तो अभी पता चला कि आधे नंबर होते हैं रिटन में, आधे होते हैं थीसिस एक लिखना होता है। तो थीसिस तो अभी मैं लिख ही रहा था। मैं चला गया सीधे वाइस चांसलर के पास, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी नहीं। वाइस चांसलर एक थे, बूढ़े-बूढ़े, वो तो मुझे जानते नहीं थे, मैं हिंदी में बोला ही नहीं। तो मैंने कहा ये वन ऑफ योर टीचर्स हैज़ फेल्ड मी, सो प्लीज़ ऑर्गेनाइज़ अ मीटिंग ऑफ इंग्लिश फैकल्टी and then she can ask me questions and I will ask her questions. And if you are convinced कि कि मैंने मतलब ठीक से नहीं लिखा तो तब तो ठीक है, नहीं तो उसने फेल क्यों किया? अब वो घबरा गए कि नहीं, कि आप चिंता मत करो। और तो उन्होंने बुलाया हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को। रात को हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की चिट मिली मुझे यार कि तो अब जिस भी टाइम कमरे पे आएगा मैं मेरे पास आ। तो यार कि वहाँ क्यों गया? मैंने कहा क्यों? अरे कि वो मैडम मेरे को तो दुश्मन मानती है, वो सोचेगी मैंने भेजा तुझे। ओहो! मैंने कहा ये तो नहीं था मुझे पता। तो मैंने कहा इसने तो फ़ेल कर दिया। अरे कहा अभी तो ये कि आधा ही है ना? मैंने कहा आधा ही है? कि आधे मार्क्स उसमें मिलते हैं भाई थीसिस में, तो कि तू चिंता क्यों कर रहा है? ख़ैर फाइनली मेरे ही आए थे सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो जो थीसिस है उसमें जेएनयू का आया था। तो थीसिस में मैंने क्या लिखा कि मीनिंग कहाँ से पैदा होता है? पोएट्री आपने, और मैंने टीएस एलियट का एक होम कमिंग या ऐसा कुछ है, एक नाटक, तो उसमें कुछ-कुछ अ, लाइनें उठा कर के कि इसका मीनिंग क्या है? तो मैंने कहा ये मीनिंग कहाँ से आता है? एक तो पीछे से क्या कॉन्टेक्स्ट चला आ रहा है, एक चीज़। एक मैंने कहा मीनिंग में वो शब्दों का विन्यास है जिस तरीके से, तो जो पोएट है उसका स्किल और उसका बैकग्राउंड, उसका ट्रेडिशन, और मैंने कहा जो रीडर। तो ये बेसिकली 3 फैक्टर्स हो गए। एक तो जो राइटर और उसका बैकग्राउंड, रीडर और उसका बैकग्राउंड, भाषा और भाषा का विन्यास, और इनसे मीनिंग बनता है। लेकिन क्या मीनिंग शब्द में होता है या शब्द उसके व्हीकल है? तो मैं बार-बार ये बोल रहा था कि अल्टीमेटली मीनिंग कम्स फ्रॉम साइलेंस। तो ये जेएनयू वाला तब उनको ऐसी आदत तो थी नहीं कि वो स्टूडेंट उनकी बात ना माने। तो बीच-बीच में बोले कि नो आनंद, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने कहा नो, आई स्टिक टू व्हाट आई एम सेइंग, और फिर मैं उसको तर्क दूँ। हर बार वो बोले सेनन सेनन थे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ही इज़ अ बुद्धिस्ट, ही इज़ अ मुझे ही नहीं था पता कि बुद्धिज़्म में जो वो शून्यता का कॉन्सेप्ट है। तो ख़ैर अंत में उसने कहा यार आनंद एक काम और कर, इसमें एक चैप्टर और जोड़ दे और इसमें तुझे पीएचडी मिल जाएगी। क्योंकि एमफिल थोड़ा-सा पीएचडी से नीचे की चीज़ मानी जाती है। लगभग समकक्ष, लेकिन पीएचडी ज़रा हायर डिग्री है। तो मैंने मन ही मन में बोला पीएचडी करके क्या करना, मुझे प्रोफ़ेसर तो बनना है नहीं, तो सबसे घटिया लगा मुझे। पर ख़ैर वो मैंने, तो उसमें मैं बिज़ी रहा। 2 साल मैं वो, शहर भी अच्छा नहीं था, लेकिन एक उद्देश्य मिल गया मुझे कि भाई मैं एमफिल कर रहा हूँ, और उसमें मैंने लिखने के तरीके सीखे कि लिखते कैसे हैं, रिसर्च कैसे करते हैं। और फिर आपने जिस-जिस को कोट किया, तो आप जो अंत में लिखते हैं कि भई ये लाइन मैंने वहाँ से ली, उसका लिखने का तरीका क्या है? तो वो सब मैंने उसमें था ही वही कि थीसिस लिखने का क्या तरीका होता है, और वगैरह-वगैरह। तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहा काफ़ी। और तब 2 साल के बाद, 2 साल के अंत-अंत में एक दिन फिर डॉक्टर सेनन की पर्ची थी कि आनंद मुझे मिलना तो जब भी कमरे में आएगा। तो मैं गया तो वो कहने लगे एक एनजीओ है, और एनजीओ मुझे पता ही नहीं था। और उन्होंने जो बोला कि मैंने कहा क्या करते हैं? अरे कि गाँव में ये, जिस गाँव में जो ज़रूरत हो, तो इनकम जनरेटिंग यूनिट्स लगाते हैं, लोगों की इनकम बढ़े, शिक्षा में काम करते हैं, स्वास्थ्य में काम करते हैं, कहीं गोबर गैस लगाते हैं, कहीं
ये अच्छे बीज देते हैं कहीं प्लांट्स। मैं इतना चौंका, मैंने कहा इतने अच्छे-अच्छे लोग होते हैं। तो ख़ैर, तो अब मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक एनजीओ में तब मैं चला गया और वहाँ जब मैं रहना शुरू किया, मुझे लगा कि सेवा भाव तो है ही नहीं यहाँ किसी में भी। ये तो पैसे आ रहे हैं, सैलरी मिल रही है, मुझे भी पूछ रहे आप यहाँ क्यों आए? मैंने कहा यार ये मैंने तो सुना कि यहाँ सेवा का काम हो रहा है। कुछ नहीं, सेवा का काम हो रहा है। तो मैंने कहा तुम क्यों हो यहाँ? अब नौकरी कहाँ मिलती है? मिलेगी तो चले जाएँगे। ख़ैर, तो फिर मैं इसी चक्कर में और मैं लो होता गया क्योंकि अब मैं ऐसी-ऐसी चीज़ों से जुड़ा था जो कि फ़ेक थी, उतनी ऑथेंटिक नहीं थी। मैंने कहा यार सारा चक्कर क्या है, इसी को स्टडी करो। तो जब भी मौका मिले किसी मीटिंग में कहीं, तो मैं चला जाऊँ। ये फंडिंग एजेंसीज़, इनके पास पैसा कहाँ से आता है और ये किस बेसिस पे पैसा देते हैं, ये सारा जाल मैंने समझा और मैं समझ गया कि इस विधि से समाज अच्छा हो नहीं सकता। सेवा नहीं हो हुँ, सकती। ये नहीं है मार्ग सेवा का। अब ये बात है आपकी, ये बात है आपकी 85 में मैं ऋषि वैली गया था, फिर 86 में मैं इधर आया, 87, 88, 89, 91, 92, ये लगभग 93 आ गया। 93 तक मैं यही करता रहा और मतलब ये ऋषि वैली के बाद लगभग 10 साल और हो गए। लगभग 10 साल इस और। टाइम आप लगभग 40 साल के हैं। हाँ, और ये एनजीओ स्टडी के इस बीच मुझे ये टीचर्स ट्रेनिंग का काम मिला। एक मैंने कुछ किताबें लिखी। तो ये अच्छी बात ये हुई कि एनजीओ से जुड़ने की कि उनके पास ये बजट रहता था और वो उन्होंने बोला तू कुछ लिखना चाहता है तो लिख। तो ये मैंने लिखा कुछ किताबें, मुझे स्वयं सीखने दीजिए। तो वो तो ख़ैर मैंने ऐसे मज़ाक-मज़ाक में लिखी। उसमें कुछ प्ले वे मेथड्स हैं बहुत छोटे बच्चों के लिए। फिर 1 साल बाद मैंने कहा अभी भी है बजट, कि वो तो हर साल आता है। मैंने कहा मैं फिर लिखना चाह रहा हूँ। तो उस किताब में मैंने थोड़ा-सा विज़न देने की कोशिश की, कि अच्छी शिक्षा अगर करनी हो, तो क्या करना पड़ेगा? सुनहरा बचपन में? उसका नाम है पूर्ण आत्मनिर्भर शिक्षा। ओके। तो जैसे इसका नाम भी बता रहा है कि आपको ऑटोनॉमस बनना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि जो पैसा देगा अगर कोई बाहर वाला, वो आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए आप ही जनरेट करें अपने लिए इनकम। तो उसमें विज़न ये है कि आपके पास कुछ लैंड है और उसमें कुछ-कुछ आप अपना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह-वगैरह उगा रहे हो, कुछ आप क्राफ्ट्स बना रहे हो बेचने के लिए। और अगर आप नई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें विज़िटर्स आएँगे। उस ज़माने में ये तो था नहीं कि ये इंटरनेट से आप ढूँढ लेंगे अपने ग्राहक। तो अभी मैं लिखता तो अभी तो और आसान हो जाता। और उसमें मैंने कुछ-कुछ चीज़ें दी। ये हर्बल हिमालय की परिस्थिति में, क्योंकि मेरा ये था कि कभी मौका मिले तो हिमालय में ही जिन परिस्थितियों में मैं पला-बढ़ा और जो गरीब बच्चे हैं गाँव के, उनके लिए कुछ करूँगा शिक्षा में। तो वहाँ फिर जो ये जंगली जड़ी-बूटियाँ हैं, हर्बल टी जिनसे बन सकती है, जैसे नेटल। हुँ। तो कृष्णमूर्ति जी नेटल टी पीते थे। अच्छा। हाँ, तो एक बार किसी ने 1 पैकेट दे दिया। कृष्ण जी ने छोड़ दिया था वो। एक लेडी थी उनके बहुत क्लोज़ थी। कहने लगी कि आनंद, कृष्ण जी अ, टेक्स दिस नेटल टी। अच्छा, मैंने कहा क्या करते हैं? कि गर्म पानी में डालते हैं। मैंने खोला तो उसमें वो कंडाली, या लोकल भाषा में कंडाली। अरे यार! मैंने कहा ये नेटल तो मैंने डिक्शनरी में देखा, एक तो बॉटनिकल डिक्शनरी हुँ, उसमें हुँ। चित्र थे। हुँ, मैंने हुँ। कहा ये तो वही है। हुँ, उस लेडी के पास गया, मैंने कहा इसकी तो हम सब्ज़ी खाते हैं। हुँ। बहुत हँसी, कि तो बेवकूफ़ बना रहा है। अरे मैंने कहा यहाँ जंगल के जंगल होते हैं, कोई पूछता ही नहीं है उसको। भैंस को डालते हैं उसको काट के, उसको विश्वास नहीं आया। तो ख़ैर, तो मैंने उस किताब में ये लिखा। फिर तब मैंने एनजीओ छोड़ दिया था और अभी मैं फ्रीलांस ये कंसल्टेंसी कर रहा था।
कुछ-कुछ ऑक्सफैम के लिए, सेव द चिल्ड्रन फंड के लिए, प्लान इंटरनेशनल के लिए। अब वो एक ही दिन का बहुत पैसा दे देते थे। तो मैं बीच-बीच में कर लेता था, हालाँकि उसमें स्वाद तो था नहीं, मैंने कहा फालतू के पैसे हैं, काम तो कुछ है नहीं। पर काम क्या होता था कि जैसे कहीं बालवाड़ी का काम चल रहा है, प्री प्राइमरी एजुकेशन, तो क्या कर रहे हैं, एक उसका वो लिखना है, एक रिपोर्ट वगैरह-वगैरह। अब मैंने कहा इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला है नहीं, पता नहीं ये रिपोर्ट भी कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, पर ख़ैर तो वो पैसे मेरे पास जमा होते गए और मेरा दिल बैठता गया। क्योंकि मैं बीच-बीच में सोचने लगा यार कहीं पे मैं मकान बना लेता हूँ। पर इस बीच एक और घटना हुई जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसने उथल-पुथल मचाई मेरी ज़िंदगी में। तो एक लड़की से दोस्ती हुई, ये बात है 90 की, 89-90। मैं हो गया था मेरे ख़्याल से 36 साल का, 91 में। कितने साल का? आपका ईयर कौन-सा है? 55 में तो मेरा जन्म हुआ। हाँ, 36 के हो गए। हाँ, तो घर वालों ने एक लड़की ढूँढ दी। चुपचाप मुझे तब किसी के थ्रू संदेश भेजा कि भाई देख तो 36 साल का हो गया, बहुत बढ़िया लड़की है, पढ़ी-लिखी भी है ये या घबराया मैं। अब मैं दोबारा भाग के जाना नहीं चाह रहा था कहीं शांति निकेतन वगैरह। अब मैंने कहा यार कोई सीधी-सादी लड़की है तो तब तो निभाना पड़ेगा उसके साथ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो एक लड़की मुझे मिली और उससे थोड़ी-थोड़ी दोस्ती थी। मैं उसको बोलने लगा यार ऐसी परिस्थिति है अब या तो मैं फिर भाग के चला जाऊँ कहीं। तो उसने कहा कि तेरा दिल नहीं करता कि किसी से रिलेशनशिप हो? मैंने कहा रिलेशनशिप का तो करता है पर शादी का नहीं करता। मतलब मैं देखना तो चाहता हूँ ये क्या होता है स्त्री के साथ रहना। कह रही ऐसे कौन देखने देगा तुझे बिना शादी के? मैंने कहा वही तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा तेरा क्या विचार है? यार की शादी तो मैं भी नहीं करना चाहती। मैंने कहा दोस्ती की दोस्ती तो करना चाहती चाहती हूँ। मैंने कहा हम दोनों शादी कर लेते हैं कुछ देर के लिए। तो कहने लगी कि मान जाएँगे? मैंने कहा हाँ, बोल देंगे उनको हमारी शादी हो गई, कोई रिचुअल भी कर लेंगे और कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने कहा उनको तो मना, मेरे घर वाले तो मान जाएँगे। और लेकिन मैंने कहा मैं 1 ही साल रहूँगा। तो ख़ैर हमने शादी कर ली, दोनों पार्टियाँ मान भी गए और कुछ टाइम बाद एक बच्चा भी आ गया। मैंने जितना आसान सोचा था उतना हुआ नहीं क्योंकि उस बच्चे से मेरा अटैचमेंट हो गया बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर वो भी कहने लगी कि अब मैं जॉब भी और ये भी और तुम चले जाओगे तो। अच्छा मैंने कहा चलो कुछ और रहूँ, तो होते करते मैं 3 साल रह गया। 3 साल के बाद तब ये क्लियर हो गया। उस बीच हमने कोशिश की कि क्या हम साथ रह सकते हैं। जब-जब साथ रहने की बात आई मुझे लगे कि बस ज़िंदगी भर के लिए मैं तो गया। मैं जो-जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाऊँगा। और हमारी नेचर्स भी मिलती नहीं थी हम दोनों की। वो सही थी, वो प्रैक्टिकल थी जैसे होना चाहिए आज के ज़माने में। मैं ड्रीमर था, आइडियलिस्ट था, तो मेरे साथ तो रहना खतरनाक वैसे भी था। पर फाइनली तब मैंने कहा भई मैं जा रहा हूँ। तो मैं तब हम अलग हो गए और ये बात है 93 की। उसके बाद मैंने अपनी पूरी एनर्जी फिर इस पे लगा दी। एक तो मैं मेडिटेशन करता था और फिर मैं लिखने लगा। और उस बीच तो मैंने डांस ऑफ द बी लिखी। मैं रिसर्च करने लगा, ये कंसल्टेंसी से काफ़ी पैसे मिल जाते थे, तो मैं दिल्ली जाता था, खान मार्केट में एक दुकान थी बहुत बड़ी किताबों की, लेटेस्ट किताबें। उस ज़माने में इंटरनेट तो था नहीं एक्सेसिबल, तो मैं नई-नई किताबें लाता था। 97 में मैंने पहला मैन्युस्क्रिप्ट लिख दिया था डांस ऑफ द बी का। वो किताब थी जो मैं एक्चुअली लिखना चाहता था। तो ये हुआ लेकिन मेरा डिप्रेशन खत्म हुआ नहीं। तो फिर भी उसने बचाया उस किताब ने
लेकिन वो नहीं, अब किताब भी पूरी हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो फिर मैं एक दोस्त के यहाँ बैठ गया देहरादून में और कुछ ना करूँ वहाँ मैं, बस ध्यान करूँ। और धीरे-धीरे क्रिएटिविटी से मैं अलग हो गया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, ना संगीत करूँगा, ना टीचर्स ट्रेनिंग करूँगा, ना आर्ट करूँगा, ना फालतू किसी से बात करूँगा। और मैं बीमार होने लगा। होते-होते एक दिन मैं बाथरूम जा रहा था और गिर गया, बेहोश हो गया। तो उस बहुत ज़्यादा डरा। मेरा वेट बहुत कम हो गया था। अगले दिन वो मेरे भाई साहब के पास वहाँ से 6 घंटा ड्राइव करके वहाँ ले गया। और जब मैं गाड़ी में था, मुझे समझ आ गई सारी बात, मैं क्यों हुआ बीमार। मैंने कहा मुझे क्रिएटिविटी भी चाहिए, थोड़ा-सा लोगों से इंटरैक्शन भी चाहिए, वो जो मैं टीचर्स ट्रेनिंग करता था, वैसा कुछ भी चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी ठीक हुआ और डॉक्टर को बहुत हैरानी हुई कि इतना जल्दी कैसे। 1 महीने में 9 किलो मेरा वज़न बढ़ा, 1 महीने में। तो बहुत चौंका कि यार एक तो ठीक हो गया और एक इतना। और मेरा उत्साह दोबारा वापस। तो जब मैं ठीक हुआ, डॉक्टर को मैंने कहा मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? कि हाँ। और फिर मेरा अगला राउंड ट्रैवल का शुरू हुआ। अभी मैं उतना हाई तो नहीं था, जितना तब था जब मैं शांति निकेतन गया था। लेकिन फिर भी स्ट्रेस नहीं था अभी और एक नया उत्साह था। ये बात है 99 की लगभग। मतलब लगभग आप इस टाइम पे 45 साल के हैं, हुँ, क्योंकि 91 में आप 36 हुँ, थे, हुँ, तो अभी लगभग आप हुँ, 9 साल और हुँ, 45 साल। हुँ। 45 तो नहीं, 55 से 99 कितना होता है? 44। नहीं, 44 होता है? हुँ, हुँ। ए 55, 65, 75, 85, 92 सही बोले। तो वो एज थी। और अभी अब फ़र्क, एक बहुत बड़ा फ़र्क ये था कि मेरे अंदर वो थोड़ा पेन भी था। वो जो बच्चे से अलग हुआ, वो जो पूरा प्रकरण था उसमें उसने मेरा ब्रेन पता नहीं कितना-कितना चेंज किया होगा। और उसके बाद जो डिप्रेशन का दौर आया और फिर मैं बीमार हुआ, फिर मैं ठीक हुआ, तो काफ़ी कुछ हिला हुआ था। लेकिन काफ़ी कुछ मैं ठीक भी हो गया था। उसके बाद मैंने दोबारा से ट्रैवल करना शुरू किया। तो यहाँ जैसे कुछ-कुछ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आप उस रिलेशनशिप में आए, हुँ, 1 साल रहे, हुँ, मतलब 3 साल रहे वैसे, हुँ, पर आपके माइंड में था 1 साल, हुँ, फिर आप अलग हो गए, हुँ, इवन दो देयर वाज़ अ चाइल्ड। हुँ, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो इस चीज़ को बहुत गलत हुँ, देखेंगे कि हुँ, हाँ, आपने बहुत गलत करा, चाहे उन लेडी के साथ, चाहे हुँ, हुँ, उस बच्चे के साथ। हुँ, हुँ, हुँ। और मतलब इसे आप कैसे देखते हो या आपके मन में इसका क्या आंसर है? मतलब 2 रास्ते थे। एक तो ये है कि मैं दुनिया को खुश करने के लिए रह लेता और हम झगड़ते रहते, हमारे विचार नहीं मिलते थे। अब एक बच्चा, 2 एडल्ट्स, मम्मी-पापा जिन जो झगड़ा कर रहे हैं, वो अच्छा मॉडल है क्या बच्चे के लिए? तो मैं तो ये कुछ सजेशंस जो पूछते हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ भई, अगर तुम झगड़ा करते हो, तो तुम अलग हो जाओ। एक के साथ रहना चाहिए तब बच्चा, क्योंकि तब झगड़ा किसके साथ करोगे? एक तो ये मैं नहीं मानता कि दोनों के बच्चा जो है, बच्चे को दोनों का प्यार चाहिए, ये बात तो सही है। लेकिन प्यार का माहौल अगर पॉसिबल नहीं है, तो तब एक ही के साथ रहना चाहिए, वो जितना भी प्यार दे सके। एक तो ये। और दूसरी बात ये कि आपका कोई सपना है, उस सारे को आप ख़त्म करके और दुनिया को खुश करने के लिए दुखी मन से एक साथ रह रहे हो, तो आप उसमें दुःख ही बढ़ा रहे हो। उस रिलेशनशिप में अ, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, उनकी ज़िंदगी में आप दुःख घोल रहे हो। क्योंकि आप नाम के तो हो कि भई उसके हस्बैंड हो, उसके पिता हो, लेकिन एक्चुअली तुम दुःख की फैक्ट्री हो। तो इससे अच्छा आप अलग हो जाओ।
तो मेरी हालत वैसी थी। मैं वहाँ दुखी था कई कारणों से, क्योंकि वहाँ मेरी मेरी आत्मा कहीं और जाने को बोल रही थी, कुछ और करने को बोल रही थी। कई लोग बहुत आराम से बोल देते हैं कि जी ये सब वहाँ नहीं हो सकता। हुँ। भई हो सकता है अगर लोग कोऑपरेटिव होते, तो जैसे कि पूरा परिवार आध्यात्मिक हो, तब तो हो सकता है। नहीं तो नहीं हो सकता। और आप स्ट्रॉन्ग हो इतने, तो मैं तो नहीं था, मैं बहुत वीक था। मुझे वैद्य जी ने बोला था स्ट्रेसफुल ज़रा भी सिचुएशन में तो रहेगा, तो बीमार होगा, और वही हुआ। स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, वो जब शादी हुई उसके बाद से उसके काबिल मैं था ही नहीं। तो मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी एक्चुअली तो। इसीलिए ये था कि भई कुछ समय के लिए कर लेते हैं। मेरा ये था कि ये ज़िंदगी में ये ना रहे कि भई कोई चीज़ मैंने देखी नहीं। तो ये था। तो इस चीज़ में जैसे अभी लोग आपको देखते हैं विज़डम के लिए, हुँ, तो उनमें से किसी के माइंड में ये आ सकता है कि हाँ भाई, आप दुनिया को सिखा रहे हो, हुँ, हैं? हुँ, पर उस टाइम पे आपसे क्यों नहीं रहा गया साथ में या फिर हुँ, हुँ। कोऑपरेट करके? भई उस टाइम मैं बीमार था, अभी मैं हेल्दी हूँ। बीमार आदमी दूसरे को सलाह नहीं दे सकता, लेकिन हेल्दी आदमी दे सकता है। अब आप बोलो कि तब आप हेल्दी क्यों नहीं थे? अरे हुँ। भाई तब बीमार था तो हेल्दी कैसे हो सकता था? तो ये लोगों को अब लोगों को समझाना मेरा काम नहीं है, क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें। तो वो तो और वैसे इस तरीके की बातें तो उस टाइम भी हुई होंगी आपके अराउंड कि मतलब लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हों, चाहे हर कोई पूछे कि भाई क्या चल रहा है? क्या हिसाब-किताब है? तो उसे हाँ। कैसे टैकल करते हाँ, थे? वो मैंने कभी परवाह नहीं की दुनिया की तो, क्योंकि क्रिटिसिज़्म तो हमेशा बचपन से ही रहा। मैं ऑड होता ही था हर जगह, अलग ही होता था। मैंने कभी परवाह नहीं की। मेरा ये था कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, मेरी मेरा परमात्मा मुझसे जो करवा रहा है, मतलब मेरी सबसे जो डीप जो लॉन्गिंग है वो क्या है? वही है असली। बाकी मर जाएँगे, परिवार के साथ भी तुम रह गए, तभी मर ही जाओगे। और जो बच्चे माता-पिता के साथ ही रहे, दोनों का प्यार भी मिला, और बाद में वो देख ही नहीं रहे उनको, तो ऐसा क्यों हुआ? अगर ये बात सही है कि भई माता-पिता दोनों के साथ जो बच्चा रहा, तो वो बहुत ज़्यादा अ, माता-पिता की सेवा करने वाला होगा, अच्छा इंसान बनेगा, ये होगा, वो होगा, ये तो नहीं साबित होता। जो अच्छा है, कई बार पता चलता है कि वो बचपन से ही अकेला था, तो वो भी अच्छा है। तो ये सब ऊपर-ऊपर की चीज़ें हैं। बच्चे को अच्छा माहौल मिलना चाहिए। अगर उसके माता-पिता दोनों साथ हैं, उन दोनों में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है, तो एक पेरेंट काफ़ी है, और या एक भी नहीं। वो बच्चा कोई और जो उस बच्चे को ठीक-ठाक देखभाल कर सके, किसी के भी साथ रह ले। बड़ा होकर के वो ढूँढ लेगा। कोई क्रश नहीं कर सकता, उसके अंदर जो इंक्वायरी होगी, वो नहीं रुकेगी कि उसको माँ का प्यार नहीं मिला या बाप का प्यार नहीं मिला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और सर जैसे आपने बताया कि आपको इस दौरान टीचर्स ट्रेनिंग का काम मिला, हुँ, तो वो काम आपको किस आधार पे मिला? क्योंकि आप पहले खुद मान लो एक टीचर थे बस, हुँ, कहीं पे भी ऐसी पोज़ीशन नहीं थी कि आप टीचर्स को ट्रेन कर रहे हों। हुँ, तो हुँ। ये चीज़ आपके लाइफ़ में कैसे ऐड हुई? वो किताब लिखी मैंने, मुझे स्वयं सीखने दीजिए, उसके बाद। ये किताब लिख ली थी मैंने 89 में। तो लोग मुझे राइटर की तरह देखने लगे, शिक्षाविद की तरह देखने लगे। उसके बाद जब मैंने लिखी पूर्ण आत्मनिर्भर शिक्षा, ये 92 के आस-पास की बात है। तो अब 2 किताबें लिख चुका था। दूसरी किताब में कुछ विज़न भी मैंने दिया। तो उसके बेसिस पे मुझे वो मिलने लगा काम। हुँ, तो मुझे लगता है सर इस वीडियो में हम इतना रखते हैं हुँ, और हुँ, बाकी की कन्वर्सेशन हम अगले वीडियो में हुँ, करेंगे। हुँ, थैंक यू। हुँ।